इसमें अपनी आपकी फेस नहीं आ रहा, वो वाला कैमरा करिए, फ्लिप करिए। अच्छा कैमरे पर फ्लिप करिए, कैमरे पर क्या है? एक सेकेंड उठा लीजिए। कैमरा ऐसे कर लीजिए, टेक लगा लीजिए किसी चीज़ को, बॉटल को। ठीक। आवाज़ नहीं आ रही सुनो। ऐसी करिए, कैमरा हाइड करिए। बताओ। हमारी किसी और की आएगी भी नहीं आवाज़, आपको ही तो बोलना। मेरी तो जाएगी। कैमरा अमन्यु जी आवाज़ आई? सुना, एक मिनट। अरे तो क्या है आवाज़? ये क्या संकेत है ये जो उसमें लगा है? ठीक। जब शुरू करना हो तो मुझे बता देना फिर। ठीक। हिमांशु जी नमस्कार। ठीक है, करता हूँ। सबसे पहले मैं इस फेसबुक लाइव वक्तव्य मंच के से जुड़े हुए सभी सम्मानित बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का सुअवसर प्रदान किया। विशेष रूप से मैं अपने अग्रज श्री दुर्गा प्रसाद जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे अपने अधिकार पूर्वक यहां आने का निमंत्रण दिया। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि इस समय संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से ग्रस्त है। ऐसे कालखंड में जो शारीरिक दूरी, जो कि फिजिकल डिस्टेंस के रूप में जिसे हम कहते हैं, को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सभी महानुभावों के मध्य इस आकाशीय आयोजन के माध्यम से शारीरिक दूरी का विधिवत अनुपालन करते हुए प्रत्यक्ष जैसा अनुभव कर रहा हूँ। आज इस वक्तव्य मंच के माध्यम से मैं आत्मनिर्भर भारत विषय पर आपके साथ अपने मनोभावों को साझा करने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम हम भारत के संबंध में विचार करें तो हम पाते हैं कि भारत की किस प्रकार की परिकल्पना ये हमारे पूर्व के ग्रंथों में है। तो सबसे पहले मैं विष्णु पुराण का उल्लेख करना चाहूँगा। उसमें भारत की परिकल्पना करते हुए विष्णु पुराण कहता है
उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तर से दक्षिण तक, समुद्र के भूभाग तक, उत्तरी हिमालय से समुद्री भूभाग तक जो पूरा भूभाग है, फैला है, उसको भारत के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर जो रहने वाली संतति है उसे भारती के नाम से जाना जाता है। यानी हम भारतीय लोग जो हैं उसकी एक परिभाषा विष्णु पुराण ने की है। पाश्चात्य जगत के विद्वानों के बारे में विचार करते हैं तो वो कहते हैं कि राष्ट्र बन रहा है। हमारे भारत के अंदर इस प्रकार की कोई प्रकल्पना नहीं है। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, ऐसी हमारी मान्यता भी है और हमारी आस्था भी है। ये भारत भूमि मात्र कोई भूमि का एक टुकड़ा हो ऐसा हमारी मान्यता नहीं है, बल्कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे वेदों के अंदर इस भारत भूमि के साथ जो अपना संबंध स्थापित किया है उसका उल्लेख वेदों के अंदर है। उसमें कहा है उन्होंने, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, और सारे ऋषियों ने इसी भाव को प्रधानता भी दी। अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। इस भाव की प्रधानता के कारण ही यहाँ के पुत्रों ने अपनी माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया और माता ने भी अपने पुत्रों के लिए, जो माता और पुत्र का जो भाव हुआ, इसलिए उसने भी पौष्टिक अन्न, जल, वायु उत्पन्न कर अपने पुत्रों को उत्तम शारीरिक सौष्ठव भी प्रदान किया और उन पुत्रों ने भी अपने शारीरिक सौष्ठव को प्राप्त करके मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया। भारतीय जन में इस भाव की प्रधानता होने के कारण हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर होने के पश्चात हमने दुनिया को भी इसी राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। और इस संसार ने हमें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, इसलिए संसार के समक्ष हम विश्व गुरु कहलाए। हमने अपने जीवन के 3 प्रमुख क्षेत्रों में स्वयं को आत्मनिर्भर, सशक्त व सर्वसुलभ बनाया, जिसके कारण हम विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। इन तीनों प्रमुख जो हमारे तत्व थे उनके बारे में अलग अलग चर्चा करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहला जो तत्व था वो था शिक्षा। हमारे प्राचीन काल में शिक्षा जो है वो गुरुकुलों के अंदर दी जाती थी। गुरुकुलों पर राजसत्ता का कोई प्रभाव नहीं था। राजा का पुत्र और एक सामान्य जन का पुत्र अपने सर्वांगीण विकास करने वाली एक जैसी शिक्षा प्राप्त करते थे उस गुरुकुल के अंदर। शिक्षा निःशुल्क होती थी और समाज कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाली भी होती थी। सभी विषयों की शिक्षा को पूर्ण करके विद्यार्थी जब गुरुकुल से बाहर निकलता था तो समाज और राष्ट्र के प्रति उसका क्या दायित्व है इसको वो भली भांति जानता था और इसके लिए उसे पूर्ण करने के लिए वो अपना सर्वस्व अर्पित भी कर देता था। इसलिए समाज के साथ साथ वो अपने राष्ट्र को भी सशक्त करता था। अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए वो प्रतिपल प्रयत्नशील भी रहता था। दूसरा जो प्रमुख तत्व था जिसके कारण हम विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तो शिक्षा के बाद दूसरा जो नंबर आता है वो होता है चिकित्सा। चूँकि हमारी शिक्षा पद्धति ये निःशुल्क शिक्षा पद्धति थी, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर रहने वाली थी, इसलिए शिक्षा निःशुल्क होने के कारण जो शिक्षा के अंदर जो चिकित्सा इत्यादि की जो चिकित्सा की जो शिक्षा दी जाती थी वो भी व्यक्ति को निःशुल्क प्राप्त होती थी। इसलिए संपूर्ण समाज में चिकित्सा व्यवस्था निःशुल्क प्रचलित थी। साथ ही वो चिकित्सा व्यवस्था सेवा भाव से परिपूर्ण थी। समाज का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण, व्यक्ति का कल्याण करना उस चिकित्सक के मन के अंदर रहता था। और कई बार जो मंत्रादि की चिकित्सा रहती थी तो जो उसके जो गुरुजन थे वो मंत्रादि की चिकित्सा उसे इस शर्त पर ही देते थे कि वो इस मंत्र की चिकित्सा करने के परिणाम स्वरूप कोई धन की प्राप्ति नहीं करेगा। उदाहरण के रूप में आज भी हम गांव के अंदर देखते हैं कि कई बार कोई मोछ झाड़ने वाला कोई व्यक्ति हो या किसी प्रकार की कोई और औषधि देने वाला व्यक्ति हो, तो कई बार हम अपने धन और बल के प्रमाद में वहाँ पर कहते हैं भी कितना धनराशि हमें देनी है।
तो वो एकमात्र केवल ये कहता है कि मुझे कोई धन की आवश्यकता नहीं है, और उसके मन में ये धारणा भी प्रबल की गई कि अगर धन इसके बदले में धन की प्राप्ति की गई तो ये मंत्र चिकित्सा जो मंत्र मैंने दिया है वो फलीभूत नहीं होगा, ऐसा भाव उसके अंदर डाला गया। और इसलिए वो उस चिकित्सा करते समय किसी प्रकार का धन ये ग्रहण नहीं करता है। अगर बहुत ज़्यादा उस पर कोई दबाव हो तो उसके अंदर जो सेवा की और सेवा परायणता की जो भावना है उसके अंतर्गत वो कहता है कि इस जो धनराशि आप मुझे देने वाले हैं ये किसी कन्या इत्यादि को दान कर देना, मंदिर को दे देना, या किसी भूखे या प्यासा कोई व्यक्ति हो उसके कल्याण के लिए खर्च कर देना, ऐसा भाव उसके मन के अंदर चिकित्सा करते हुए समय रहता है। चिकित्सा भी सर्वसुलभ थी, निःशुल्क थी, इसलिए समाज के अंदर रोग निदान सरलतम विधि से हो जाता था। तीसरी जो व्यवस्था थी वो थी न्याय व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। भारत के अंदर न्याय व्यवस्था अत्यधिक सुदृढ़ थी प्राचीन काल से ही। वेदों में सभा और समिति की चर्चा हमारे ध्यान में आती है। यही सभा और समितियां घटनाक्रम घटते ही तत्काल न्याय प्रदान कर देती थीं। ये जो सभा और समितियां होती थीं ये उस समय के रहने वाले गांव के अंदर, मोहल्लों के अंदर कुछ जो प्रमुख से लोग होते थे, बड़े प्रभावी लोग होते थे, विद्वज्जन होते थे, ये उन सभा और समितियों के प्रमुख सदस्य के रूप में होते थे। इसलिए कोई भी घटना घटित होती थी, चाहे वो मोहल्ले के अंदर हो चाहे गांव के अंदर हो, तो जो घटना घटित करने वाला व्यक्ति था उससे भी वो भली भांति परिचित होते थे, जिसके प्रति घटना की गई है उससे भी भली भांति परिचित होते थे। इसलिए घटनाक्रम घटते ही तत्काल न्याय प्रदान ये सभा और समितियां करती थीं। इसलिए समाज में न्याय के प्रति बड़ा सम्मान का भाव था, बड़ा आस्था का भाव था। क्योंकि न्याय की शिक्षा भी निःशुल्क प्राप्त होती थी, इसलिए न्याय भी निःशुल्क प्राप्त होता था। तो ये जो तीनों व्यवस्थाएं थीं, इन तीनों व्यवस्थाओं के कारण हम बड़े सुदृढ़ थे, आत्मनिर्भर थे, और हमने आम जनता के अंदर इन तीनों व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से लागू किया था। इसलिए हम इन तीन व्यवस्थाओं के सुदृढ़ होने के कारण विश्वगुरु के सिंहासन पर आरूढ़ हुए, और पूरे विश्व की जनता जो है उसने हमें कहीं ना कहीं गुरु के रूप में स्वीकार किया। वेद बहुत प्राचीन बात हो गई। हम बहुत स्मृति काल तक जब अगर आते हैं तो हम देखते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसमें एक आचरण की चर्चा करते हुए कहा गया है कि संसार के लोग पूछते थे कि भाई सदाचरण क्या हो सकता है। तो सदाचरण की कोई बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या वहाँ नहीं बताई गई थी। वहाँ तो केवल इतना ही कहा गया था, स्मृति काल में भी ये कहा गया था कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्व मानवा। यानी भारत के अंदर अगर आप जाएं और वहाँ पर जाकर के किसी व्यक्ति को अगर देखते हैं तो वो जिस प्रकार का भी आचरण कर रहा हो, इतनी प्रामाणिकता थी कि वो जिस प्रकार से आचरण कर रहा हो वही उसका आचरण ये सदाचरण की कोटि में आएगा। और इसलिए पूरी पृथ्वी पर पूरे जो संसार के अंदर रहने वाले लोग थे वो केवल भारतीय व्यक्ति के आचरण को ही सदाचरण की शिक्षा मानकर अपने जीवन में उसको उतारा करते थे। ये स्मृति काल तक था। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में आक्रमण की श्रृंखला प्रारंभ हुई। पहले मुगलों ने आक्रमण किया और उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ से धन संपदा को लूट करके ये जो हमारी प्राचीन जो वैभव था उसको प्राप्त करने के लिए वो यहाँ संघर्षरत रहे। इसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों का एक तरीके से यहाँ पर आगमन हुआ, और उसी कंपनी के साथ माने उस कंपनी का जो बहाव हुआ उसी के साथ एक अंग्रेज क्लर्क भी इस भारत के अंदर आ गया, जिसका नाम लॉर्ड मैकाले के रूप में हम जानते हैं। वो भी आया और ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन उसके साथ जो आने वाला जो लॉर्ड मैकाले था वो सामान्य क्लर्क था, लेकिन बड़ी बुद्धि उसकी जो प्रखर थी, और उसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ भारत की समृद्धि और आत्मनिर्भरता भी बड़ा गहन अध्ययन किया और मनन किया। तो उसने पाया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाकर विश्व मंच पर स्थापित करने वाले ये जो तीन तत्व जो यहाँ पर प्रमुख रूप से विद्यमान है, शिक्षा, न्याय और चिकित्सा,
इनमें से जो पहली व्यवस्था है, अर्थात जो शिक्षा व्यवस्था है, अगर इसको किसी प्रकार से ध्वस्त कर दिया गया तो इसकी जो नींव पर खड़ी हुई दो अन्य व्यवस्थाएं, चिकित्सा और न्याय, ये भी ध्वस्त हो जाएंगी। और ये तीनों प्रकार की व्यवस्थाएं जब ध्वस्त होंगी तो स्वाभाविक रूप से हम इस जो भारत है, जो कहीं ना कहीं विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठा है, इसको पद दलित करने में कामयाब हो जाएंगे। और इसलिए उस लॉर्ड मैकाले के नाम के जो क्लर्क था, उसने सर्वप्रथम शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करने वाली, जो जन जन में प्रचलित, यहाँ के व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संस्कारों को संपन्न करने वाली जो एक भाषा थी, जो इस पूरे देश को एक सूत्र के अंदर जोड़ती थी, ऐसी देववाणी संस्कृत को सबसे पहले पाठ्यक्रम से हटाकर अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ाकर यहाँ के मानस पुत्रों को बड़ी सहजता के साथ भारतीय संस्कृति के पाश्चात्य से हटाकर भारतीय संस्कृति से पाश्चात्य संस्कृति की ओर प्रवृत्त किया। और विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों के माध्यम से यहाँ का जो जनमानस था उस ओर प्रवृत्त भी हुआ। और उसका परिणाम ये हुआ कि समाज के द्वारा जो संचालित होने वाली जो शिक्षा पद्धति थी, उस पर राजसत्ता को केंद्रित किया। राजसत्ता पर आश्रित जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो पहले जो हमारे यहाँ निःशुल्क प्राप्त होती थी, उसको शुल्क के साथ उसका प्रावधान किया। और वो धीरे धीरे एक लंबा प्रभाव ये हुआ कि वो शुल्कीय शिक्षा होने के कारण वो आम जनता से वो शिक्षा भी धीरे धीरे दूर होती गई। और उसका परिणाम ये शिक्षा का हुआ, शिक्षा दूर हो जाने के कारण यहाँ का जो जनमानस इस मातृभूमि को माता के रूप में स्वीकार करता था, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का जो उसके अंदर भाव था, वो इस मातृभूमि को भूमि का एक टुकड़ा मानने लगा, जो कि पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य जन की जो एक प्रवृत्ति है उसी का अनुसरण करने लगा। और उसे लगा ये माता के साथ जो भूमि का और पुत्र का जो संबंध था, माता पुत्र का, उस भूमि को एक टुकड़ा मानने के कारण अब वो टुकड़ा अगर अलग कट जाता है तो भी उसे कोई दर्द नहीं, अगर कोई आक्रमण कर लेता है, वहाँ से हटा देता है, विभाजन कर देता है, तो भी उसकी जो एक संवेदना थी वो संवेदना शून्य धीरे धीरे होता चला गया। और भाषा का संस्कार, उस अंग्रेजी भाषा का संस्कार इतना प्रबल हुआ कि लोगों के अंदर अंग्रेजियत आ गई और हम अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते अंग्रेज हो गए और वही संस्कार हमारे जीवन के अंदर आ गए। हमने अपनी माता को, जो भूमि थी, उसको माता के रूप में स्वीकार नहीं किया, वो तो एक भूमि के टुकड़े के रूप में धीरे धीरे स्वीकार करने लगे। दुर्भाग्य से भारत आज़ाद होते समय जो नेतृत्व था वो भी उसी मानसिकता से ग्रस्त था, इसलिए वो एक भूमि के टुकड़े के रूप में उसकी मान्यता इस भूमि के साथ जुड़ी और धीरे धीरे उसके संस्कार हमारे लिए बहुत अधिक घातक होंगे, ऐसा हमें भी लगता था। हमारे लोगों ने बड़ा प्रयास किया उस समय कि अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करना ये कोई गलत नहीं है, लेकिन अंग्रेजियत आना ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। एक उदाहरण से मैं बात पूरी करूंगा इसको, कि भाषा के कारण किस प्रकार का भाव हमारे अंदर परिवर्तित होता है। हमारे हिंदी में एक कहावत चलती है, एक पंथ दो काज। माने कोई एक रास्ता अपनाना और दो कामों की पूर्ति कर लेना, ये भाव उसके अंदर है। हमने उस भाषा के अंदर, हमने हिंदी भाषा के अंदर पढ़ा एक पंथ दो काज, तो हमारे अंदर आया कि हम कहीं अगर जा रहे हैं, मानो उदाहरण के लिए सब्जी लेने गए तो दूध भी साथ ले आए, मार्ग एक था, दो काम पूरे किए, समय की बचत की। लेकिन जब हमने अंग्रेजी के अंदर उसका अध्ययन किया तो हमने देखा कि टू किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, ये हमने पढ़ा वहाँ। अर्थात चिड़ियों को मारने की एक प्रवृत्ति उस कहावत के अंदर आई, और वो भी एक पत्थर के द्वारा। माने एक पत्थर के द्वारा हम दो चिड़ियों का वध करें, ये भाव उसके अंदर आया। बात एक ही है, एक ही उदाहरण का अंग्रेजी केवल ट्रांसलेशन हुआ है, लेकिन जब एक पंथ दो काज जब हमने पढ़ा तो दूसरा भाव था, और जब हमने टू किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन जब हमने ये पढ़ा तो हमारे अंदर दूसरा भाव है, हिंसा का भाव जागृत हुआ। और हिंदी के अंदर कितनी बढ़िया बात कही, सारी गोपियां हैं, भगवान कृष्ण से मिलना चाहती हैं। अब उन्होंने कहा भगवान कृष्ण से मिलने का बहाना क्या रखा जाए, तो उन्होंने कहा है कि चलो ऐसा करते कि ये जो दही है इसको बेचने के लिए चलते हैं। तो
लोग वहाँ से निकलेंगे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रह रहे हैं, वहाँ ये जो गोरस है अपना इसे बेचने चलते हैं, तो लोग देखने आएंगे। भगवान कृष्ण भी शायद आ सकते हैं, तो अपने गोरस बेचने का भी काम पूरा हो जाएगा और भगवान कृष्ण के दर्शन भी हो जाएंगे। ऐसा भाव उनके अंदर रहा। और क्या कहा, इसी कहावत के लिए हिंदी में कहा गया, चलो सखी जइये वहाँ जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचन हरि मिलन एक पंथ दो काज। यानी सखी हम लोग वहाँ चलते हैं जहाँ पर ब्रजराज भगवान श्री कृष्ण रह रहे हों, और ये गोरस बेचने का काम भी पूरा हो जाएगा और हरि का मिलन भी हो जाएगा, ये एक पंथ दो। ये भाव जब भाषा के अंदर हम पढ़ते हैं तो एक छोटे विद्यार्थी के अंदर ये एक मिलन का भाव जागृत होता है। अपने सर्वोत्कृष्टतम प्रियतम कहा जाए या अपना जो आराध्य है उससे मिलने का काम एक रास्ते पर चलने पर हो जाना और अपना काम भी पूर्ण होना, ये भाव है। और एक भाषा का जब अध्ययन करते हैं तो भाव आता है कि एक पत्थर के द्वारा दो चिड़ियों का वध करना। तो ये शिक्षा के विद्यार्थी के मन में हम शिक्षा के माध्यम से कौन से भाव जागृत करना चाहते हैं, ये हमें विचार करना होगा। आज भी ये विचार करना होगा। शिक्षा के पतन के कारण चिकित्सा और न्याय व्यवस्था दुर्लभ हुई, साक्षात रूप से वो धनोपार्जन का माध्यम बन गई, सेवा का भाव समाप्त हो गया। इसलिए राज्य सत्ता संचालनकर्ताओं ने जनता का विश्वास, एक तरीके से कहा जाए कि जनता का विश्वास उनसे उठ गया और धीरे धीरे स्वतंत्रता से परतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता से हम पराश्रता की ओर बढ़ते चले गए। स्वाभाविक रूप से राज्य सत्ता का जब जब प्रभाव शिक्षा पर होगा, शिक्षा राज्य सत्ता के अधीन होगी, तब तब एकलव्य के अंगूठे काटे जाएंगे, ये स्वाभाविक है। इसलिए समाज पर आश्रित शिक्षा, समाज के द्वारा संचालित, समाज की कैसी आवश्यकता है उसके द्वारा संचालित शिक्षा, ये समाज के अंदर प्रचलित होनी चाहिए। वहाँ की मूल भावनाओं को ध्यान रखते हुए, मूल संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, मूल जो भाषाएं हैं उसके आधार पर शिक्षा प्रचलित होनी चाहिए। लेकिन ये तो बड़ा गहन तात्विक विवेचन है जिसको भारत की आत्मनिर्भरता के परिप्रेक्ष्य में कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तीनों तत्व ऐसे हैं कि आज भी हमको पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस बुनियादी सिद्धांतों पर विचार करते हुए कुछ ऐसे व्यवहारिक धरातल पर भी विचार करना होगा कि अब हम अपने इस देश को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। मेरे इस उद्बोधन से शायद कई बार ऐसा निराशा का भाव आया कि बहुत प्राचीन काल से जो सुदृढ़ व्यवस्थाएं थीं उनको भला कैसे ठीक किया जा सकता है, ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर बहुत जल्दी बनाना है तो इसलिए इन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं बाधा आ सकती है, लंबा समय लगता है, ऐसे निराशा के क्षण आएंगे। लेकिन नहीं, कई बार इनको हम धीरे धीरे ठीक करेंगे सब चीज़ों को, और कहीं ना कहीं हम इसकी ओर प्रवृत्त भी होते दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति थी उसका बहुत बड़ा प्रादुर्भाव यहाँ पर हुआ, उसका प्रभाव भी हुआ, और धीरे धीरे वो अपने ही कम से कम जो धरातल है उससे ही विचलित होने लगी है। इसलिए हमें भी उस पर कहीं ना कहीं विचार करना होगा। इसमें जब हम व्यवहारिक धरातल की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमें देश के अंदर जो जनसंख्या की भयावहता है इस पर विराम लगाना होगा, और ये परम आवश्यक भी है। इसको जिस गति से ये हमारी जनसंख्या इस समय बढ़ रही है वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अच्छे संकेत नहीं हैं। जनसंख्या, भूमि और रोजगार के बीच उचित संतुलन होना ये परम आवश्यक है। बड़े अच्छी बात यह है कि वर्तमान जो सरकार है उसने भी इस ओर काफ़ी चिंतन किया है और वो भी इस दिशा में काफ़ी प्रयत्नशील है। ये हमारे लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अच्छे संकेत हैं, शुभ संकेत हैं। दूसरी, मैंने जो शिक्षा की अभी चर्चा की थी, तो शिक्षा पर जो अंग्रेजीकरण जो हुआ है इस पर बड़ी कड़ाई के साथ रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। उदाहरण 1857 के अंदर जब एक तरीके से जो मठ और मंदिर हमारे थे वहाँ पर जो आचार्य रहते थे, विद्यार्थी रहते थे, तो उस समय क्रांति का आगाज हो चुका था। और ये मठ मंदिरों में रहने वाले जो विद्यार्थी थे, आचार्य थे, इन्होंने उन क्रांतिकारियों का बड़ी तन्मयता के साथ साथ दिया था।
इसलिए मैंने जो किलर की चर्चा की, उस मानसिकता के लोगों को चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी जो परिवर्तन हम करना चाहते हैं, और ये क्रांतिकारी जिस हठधर्मिता के साथ हमको यहाँ से उखाड़ना चाहते हैं, उन्होंने ये पूरा गहन अध्ययन किया उसने भी कि ये जो मठ मंदिर हैं यहाँ के, जो यहाँ पर रह करके विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, और यहाँ की देशभक्ति का पाठ जो यहाँ पर रह करके पढ़ाया जाता है, यहाँ की जो भाषा है उसका जो अध्ययन कराया जाता है, इसलिए उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय का जो शासन था, उसने सबसे पहले इस मठ मंदिरों को की व्यवस्था को ध्वस्त किया। वो एक ऐसी व्यवस्था थी जो एक हमारा एक तात्विक जो ज्ञान था उसको कहीं ना कहीं समाज के अंदर प्रसारित कर रही थी। और उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करते हुए इतिहास का अपने हिसाब से लेखन किया और अपने हिसाब से पढ़ाने की प्रवृत्ति लोगों के अंदर दी। धीरे धीरे इतना प्रभाव हुआ कि हम अपने मूल इतिहास को भूले और अंग्रेजों के द्वारा लिखाया गया यह जो कम्युनिस्ट लावी इस देश के अंदर, इस देश विरोधी मानसिकता से ग्रस्त जो काम कर रही थी, उसने भी उस इतिहास लेखन में उनकी बड़ी भारी भूमिका अपनी अदा की और हमने वो इतिहास पढ़ा। आज देश के अंदर जो कोरोना का जो भारी संकट फैला हुआ है, इसके कारण छात्र भी, हमारे देश के अंदर जो रहने वाले छात्र हैं वो भी बड़े तनाव में हैं। उनके सामने स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा संकट आज है। इस हेतु स्वास्थ्य एवं योग शिक्षा को हर स्तर पर अनिवार्य करना होगा, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वावलंबन और स्थानीय उत्पादों के महत्व पर जो बल दिया है, वो एक सराहनीय और महत्वपूर्ण कदम है। इस निमित्त हमारे अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम में स्वदेशी और स्वावलंबन का भी समावेश करना होगा, तभी हम कहीं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकेंगे। स्वावलंबन और स्वदेशी का जो मूल आधार है, तो वो कोई एक सामान्य ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि स्वदेशी और स्वावलंबन, ये सारा सब अनुसंधान का हमारा विषय भी है, ये शोध अनुसंधान भी है। वर्तमान की जो कोरोना महामारी काल है, इसमें ये संज्ञान में आया कि वर्तमान समय में महत्वपूर्ण आवश्यकता कृषि उत्पादन की है, या कृषि का जो पतन हुआ है उसको उत्थान करने की है। हमारे इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गांवों को स्वावलंबी बनाने के बहुत बड़े पक्षधर थे। साथ ही कम धन व्यय करके छोटे उद्योगों में अधिक रोजगार देने के भी पक्षधर थे। वर्तमान समय में भी हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है, जो छोटे उद्योगों के लिए कच्चे माल की ज़रूरतों का लगभग 70% के लगभग आपूर्ति करती है। कृषि क्षेत्र आज भी लगभग 50% लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। किसी कारण भी यदि कृषि पर कोई संकट आता है तो उद्योग धंधे स्वाभाविक रूप से प्रभावित होते हैं, ये हमारे देखने में भी आया है। हमारी प्राथमिकता में पहले खेती, फिर लघु उद्योग और फिर भारी उद्योग आने चाहिए। इस प्रकार की एक नीति देश के अंदर बननी चाहिए। आज वैश्विक इस महामारी के बीच भी अपना देश खाद्यान्न संपन्न है, तो केवल किसान के परिश्रम के कारण। आज अगर कहीं पर पूरी कोरोना महामारी, जिसका हम पूरी तरीके से आज जिससे संघर्ष कर रहे हैं, उसमें अगर कहीं पर भी एक सबसे बड़ा जो हमारे सामने एक उदाहरण है, वो ये है कि कोरोना महामारी के कारण लोगों की मृत्यु होगी, लेकिन इस अन्नदाता को मैं नमन करता हूं कि इसकी इस परिश्रम के कारण अन्न के इतने खाद्यान्न संपन्न भारत था कि इसके कारण पूरे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरा। तो हम नमन करते हैं ऐसे उस किसान को, और इसलिए स्वाभाविक रूप से कृषि को भी आधुनिक स्वरूप देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भारत में करीब 7-8 गेहूं की अच्छी फसल लेते हैं। 8 राज्य होंगे, लगभग 7 या 8 राज्य की संख्या आती है कि अच्छी फसल लेते हैं, लेकिन बाकी सारा देश कुछ अच्छी फसल से अपना पेट भरता है। ऐसे ही लगभग 10 राज्य के लगभग धान उत्पादन करते हैं, और बाकी सारे जो राज्य हैं वो उससे अपना पेट भरते हैं। सबसे बड़ी बात सरकार के सामने ये भी है, और आनी भी चाहिए, कि प्रत्येक राज्य के अनुसार नीति बननी चाहिए। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी प्रकार की गन्ना की
धान की या गेहूं की, इस प्रकार की कोई नीति बनती है तो वो धान की नीति, उत्तर प्रदेश की नीति कोई कश्मीर में लागू हो जाएगी या उड़ीसा के अंदर वो लागू होगी, ऐसा नहीं होगा। उड़ीसा के अंदर उस राज्य की जो फसल है उसके हिसाब से नीति बनानी चाहिए। उत्तर प्रदेश को अपनी, मध्य प्रदेश को अपनी, राजस्थान को अपनी, इस प्रकार प्रत्येक राज्य के अंदर अपनी अपनी नीतियों के आधार पर हम विकास के उस पथ पर आगे बढ़ें। प्रत्येक राज्य अपने आप में निर्भर हो, आत्मनिर्भर हो, ऐसी व्यवस्था हमको सुनिश्चित करनी पड़ेगी और सरकार इसके लिए, वर्तमान सरकार इसके लिए प्रयासरत भी है। ये एक अच्छे संकेत है। तीसरी और चीज़ें आती है कि हम आत्मनिर्भर भारत को बनाने में अगर प्रयत्नशील हैं तो हमें रोजगार पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा। देश में मशीनीकरण को एक सीमा तक बढ़ाना होगा। मैंने अभी बताया ना, राज्यों की नीति राज्यों के आधार पर हो, पूरे देश पर ना थोपी जाए, पूरे देश की नीति राज्यों पर ना थोपी जाए, अलग अलग हो। और इसी प्रकार इस देश पर दूसरे देशों की नीति भी नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रारंभिक नेतृत्व ने रूस की क्रांति के आधार पर, रूस में बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति है, उसके आधार पर इस भारत को भी उसी के अंदर समाहित किया। तो रूस की नीति इस देश में नहीं चल सकती। वहाँ भूमि अधिक है, जनसंख्या कम है, इसलिए मशीनीकरण आवश्यक है। लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं है, जनसंख्या अधिक है, भूमि कम है, इसलिए जनसंख्या का पूरी तरीके से जो प्रयोग है वो उस मशीनों की जगह जनसंख्या को अधिकतम संलग्न करना चाहिए। मशीनीकरण जहां आवश्यक है वहां पर उसका उपयोग होना चाहिए। सामान्य सी चीज़ें जो जनसंख्या के माध्यम से हो सकती हैं, तो उसके माध्यम से भी अगर हम ये करते हैं और वो बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने के साथ छोटे काम जो जनता के द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं उनको भी अगर उनको देंगे तो हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। आज हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, बहुत सी विदेशी कंपनियां हमारे अंदर काम कर रही हैं। ये अच्छी बात है कि वायुयान बनाएं, अच्छे कार बनाएं, ट्रक बनाएं, विभिन्न प्रकार की बड़ी चीज़ें बनाएं, लेकिन वही कंपनी लगातार विज्ञापन करके चिप्स का उत्पादन करना, बिस्कुट बनाना, नमकीन बनाना, अगर इस काम में वो लग जाएगी तो ये तो सामान्य रूप से जो एक व्यक्ति है उसके अंदर जो रोजगार है वो उसके हाथ से चला जाएगा और आत्मनिर्भरता की जो हमारी कल्पना है वो कोरी रह जाएगी। एक देश के अंदर जो पहले ही सरकारों ने चलाई है, ये जो मनरेगा की योजना है, केंद्र सरकार की जो योजना है, वास्तव में ये भी आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। वर्तमान सरकार ने भी उसके महत्व को समझते हुए उस पर काफ़ी ध्यान दिया है और अभी जो धनराशि आवंटित की है उसमें मनरेगा को भी काफ़ी धनराशि दी है। ये भी एक बहुत बड़ा हमारा जो आत्मनिर्भरता का जो मुख्य जो हमारा एक केंद्र बिंदु है उसमें बड़ी सहायक हो सकती है। इस कोरोना महामारी के लॉकडाउन में 20 लाख करोड़ रुपए के जो पैकेज के जरिए सबसे अधिक राहत एमएसएमई को जो दी गई है, ये भी बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम है आत्मनिर्भरता की ओर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एमएसएमई की जो परिभाषाएं हैं उसमें बदलाव किया गया। ये बहुत बड़ा एक निर्णय सरकार ने लिया है जो कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हो सकते हैं और इसमें बड़ी सहायता भी मिल सकती है। अंत में एक सामान्य सा विषाणु जो हमें कहीं दिखाई नहीं देता और जिसका इतना प्रभाव और जिसका इतना भय हमारे जीवन में कहीं ना कहीं व्याप्त है, तो ऐसे उस भय के कारण उस कोरोना वायरस ने एटमी हथियारों से लैस जो दुनिया थी उसमें एक खलबली मचा दी है। बड़े बड़े प्रभावशाली देश आज ध्वस्त हैं। इसलिए पहली बार ये महसूस किया जा रहा है कि विकसित होना, समृद्ध होना और सामरिक रूप से ताकतवर होना ये किसी भी राष्ट्र की या समाज की सुखमय गारंटी का कोई आधार नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह होगी कि अपने मूल के साथ जुड़े रहना ये हमारे लिए परम आवश्यक होगा। अगर हम अपने मूल से हटेंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार की अवस्था संसार में सबसे अधिक चिकित्सा के क्षेत्र में जो वर्तमान चिकित्सा पद्धति उसमें अग्रणी देश, वहाँ पर लाशों के ढेर लगे हैं। ऐसे देश जो बड़े भारी विकसित माने जाते हैं वो आज पूरी तरीके से हताश हैं, निराश हैं।
लेकिन एक जो सामान्य सा जिसके बारे में ये कल्पना की जाती है, बड़ा गरीब देश है, कृषि प्रधान देश है, आज वो पूरे दृढ़ता के साथ इस बीमारी से संघर्ष कर रहा है और उसमें भारी मात्रा में सफलता भी प्राप्त कर रहा है। वहाँ का जनमानस आज उस विषाणु से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। तो स्वाभाविक रूप से आज ये चिंतन की आवश्यकता है कि हम पूरे विश्व को किस ओर ले जाना चाहते हैं। मैंने स्वाभाविक रूप से शुरू में ही जो 3 तत्व दिए थे, उनके अंदर ये जो बाकी मैंने जो व्यवहारिक तत्व रखे वो भी कहीं ना कहीं समाहित हो जाते हैं। शिक्षा जब उच्च कोटि की होगी, इस भारत भूमि की, मातृभूमि की सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप होगी, तो बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आज कई बार पर्यावरण की चर्चा होती है कि पर्यावरण में असंतुलन होने के कारण प्रकृति ने एक संकेत किया है। तो ये किसने किया? हमारे यहाँ तो चिड़ियों को दाना देना, चींटियों को मिष्ठान खिलाना, वृक्षों की पूजा करना, ये सारे भाव कोई अमेरिका ने नहीं दिए, ये तो हमने ही दिए। और इसलिए पीपल की, बट की पूजा करना, उनको कभी काटना नहीं, ऐसा भाव एक सामान्य सा व्यक्ति जो शिक्षा से बहुत दूर है, ये संस्कार उसके हृदय में बड़ी प्रबलता के साथ विद्यमान था, है भी। तो पर्यावरण के रक्षक तो हम हुए, लेकिन जब इस शिक्षा के कारण एक तरीके से जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव में जो शिक्षा आई, अंग्रेजियत की जो शिक्षा आई, उससे हमने वृक्षों का दोहन किया, नदियों को प्रदूषित किया और एक तरीके से केवल अपना ही जीवन नहीं, तो हमने जो हमारे पर आश्रित बहुत से पशु पक्षी जीव जंतु थे, उनके जीवन को भी नष्ट भ्रष्ट किया। प्रकृति ने, ठीक कह रहे हैं लोग कि प्रकृति ने एक संकेत मात्र किया है कि अगर अभी भी नहीं सुधरे तो विनाश निश्चित है। और विशेष रूप से वो देश ज़्यादा प्रभावित हुए जिसने प्रकृति का पूरी तरीके से दोहन किया, मानवता का दोहन किया। हम इन अपनी तीनों चीज़ों को, जो प्रबलतम है शिक्षा, न्याय, चिकित्सा, इन तीनों चीज़ों को प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप प्रबल बनाएं, उनके आधार पर अपना जीवन यापन करें, उनके आधार पर आगे बढ़ें, तभी हम स्वाभाविक रूप से, प्रधानमंत्री ने भी जैसे अपने उद्बोधन में आह्वान किया था कि स्वावलंबन और स्वदेशी, इसकी ओर हमारी प्रवृत्ति बढ़े। हम एक किसी दुकान पर जा कर के और एक बड़े अच्छे रैपर के अंदर पैक्ड कोई चिप्स खा कर के और ये बड़ी आत्मानुभूति करें, अच्छा लगे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता का संकेत नहीं है। गांव के अंदर चिप्स की जो परंपरा है, आलू अपने घर के, मतलब एक चीज़ जो सामान्य रूप से 1, 2, 4, 10 रुपए में मिल सकती है, उसके लिए वो हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं। और वो विदेशी कंपनियां अपने देशों को ले जाती हैं उस धन को, और वो धन पूरे विश्व के दोहन में लगता है। इन चीज़ों को पूरी कड़ाई के साथ रोकना होगा। अपने जो स्थानीय उत्पाद हैं उनकी ओर हमारी प्रवृत्ति आगे हो। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप शिक्षा, न्याय, चिकित्सा, यहाँ का खान पान, यहाँ के आचरण, ये हमारे जीवन में अवतरित हों, तो स्वाभाविक रूप से वो दिन दूर नहीं कि ये भारत पुनः उस समृद्धशाली आत्मनिर्भर अवस्था में पहुँचेगा और पुनः इस विश्व का मार्गदर्शन करेगा। हम एक जिस अवस्था में भी आज हैं, विश्व हमारी ओर लगातार दृष्टिपात किए हुए है। हमसे बहुत बड़े एक तरीके से वही गुरु की प्रेरणा लेकर के वो आज काम करने के लिए प्रेरित है। वर्तमान नेतृत्व उस दिशा में बड़ी सरलता के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ काम कर रहा है। आज भारत का मान विश्व के अंदर बड़ा है और विशेष रूप से इस संकट काल में तो भारत ने जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस विश्व के अंदर निभाई है, वो वास्तव में हम सारे लोगों के लिए बड़े गौरव के क्षण हैं। तो अंत में केवल यही बात कि मेरा जो जीवन है वो पूरी तरीके से इस मातृभूमि के लिए और यहाँ की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में, इस भारत को आत्मनिर्भर बनाने में पूरी तरीके से संलग्न हो। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहें, ये भाव हमारे मन के अंदर हो और एक दृढ़ संकल्प लेकर हम आगे बढ़ें। तो कुछ एक 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। अपना देश विदेश के आगे
अब न कभी फिर हाथ पसारे, अपना देश विदेश के आगे अब न कभी फिर हाथ पसारे, स्वाभिमान का भाव जगाकर राष्ट्रभक्ति का भाव निखारे, स्वाभिमान का भाव जगाकर राष्ट्रभक्ति का भाव निखारे, अपनी त्याग तपस्या द्वारा राम राज्य फिर लाना है, अपनी त्याग तपस्या द्वारा राम राज्य फिर लाना है, भारत भव्य बनाना है। इस प्रकार का भाव ये हम अपने हृदय के अंदर दृढ़ता के साथ धारण करें और इस मातृभूमि के लिए वही पुराने भाव जो माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये भाव लेकर के इस मातृभूमि को पुनः उस विश्वगुरु के सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए हम सब लोग दृढ़ संकल्पित हों। ऐसा एक भाव लेकर के अपने मन के अंदर और हम अपनी जो क्रियाशीलता है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएं। आप सब लोगों ने बड़े धैर्य के साथ मुझको सुना, इसके लिए आप सब लोगों का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।